हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। पॉलिटी का हम रिवीजन कर रहे हैं। बूस्टर सीरीज हमारी पॉलिटी की चल रही है। उसी में ये हमारा लेक्चर नंबर 4 हम करने वाले हैं। देखिए 3 लेक्चर्स हम कर चुके हैं। प्लीज आप इनको जाके अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और इनके बेसिस पे पीवाईक्यू प्लस क्विज सॉल्व कर लीजिए। कंपैरेटिव स्टडी हम इसलिए देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट सेंटर में और गवर्नर स्टेट में कंपेयर करना आसान होता है, तो हमने एक टेबल बना दी है। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल टेबल है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। प्रेसिडेंट गवर्नर पे कोई क्वेश्चन आता है तो उस टेबल से बाहर नहीं आएगा। सारी चीजें इसमें इस हिसाब से कवर की गई हैं। फिर भी हम एक एक चीज को पढ़ेंगे पहले। अगर हम प्रेसिडेंट को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इतना कुछ बचता नहीं है फिर उधर गवर्नर में पढ़ने का। तो अभी आप सबसे पहले हम प्रेसिडेंट को अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए प्रेसिडेंट साहब कौन है, आप जानते हैं, हेड ऑफ द स्टेट है। ऊपर भी देखा था हमने, नॉमिनल हेड है जरूर, बट ही इज द हेड। सबसे पहले आपको ये आर्टिकल्स देख लेने हैं, ये पूछ सकता है आपसे, तो ये आर्टिकल्स आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। अब और दूसरा, प्रेसिडेंट जो होते हैं ये पहले नागरिक भी हैं भारत के, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। ये एक संवैधानिक पद है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है ये। पॉइंट्स नोट करते जाओ। असली पावर तो कैबिनेट में, कैबिनेट और पीएम के पास है, लेकिन सारे काम जो हो रहे हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर हो रहे हैं। प्रेसिडेंट का नाम चलता है। गाना दिमाग में आ रहा होगा, बिल्कुल लेटेस्ट गाना चल रहा है, तो प्रेसिडेंट का नाम चले, ठीक है। आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भारत में एक प्रेसिडेंट साहब होंगे, बहुत अच्छी बात है। 54 और 55 चुनाव से डील करते हैं। एक्चुअली इनडायरेक्ट इलेक्शन इसको कहते हैं। डायरेक्ट तो वो होता है ना, डेमोक्रेसी वाला, सीधे जनता नहीं चुनेगी, बल्कि पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चुनेगी। पार्लियामेंट से होंगे लोकसभा प्लस राज्यसभा के इलेक्टेड एमपी। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से होंगे एमएलए प्लस यूटीज, जहां पे असेंबली हैं, जैसे कि दिल्ली प्लस पुडुचेरी। एमएलए यूटी डीपी, एमएलए यूटी डीपी, इसको कहते हैं, इसको कहा जाता है इलेक्टोरल कॉलेज। ये वो कॉलेज है जिसमें कितने लोग हैं आपको ध्यान से देखना है। कितने लोग हैं देखो, ये हैं और ये हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट तक कभी क्वेश्चन पेपर में ये बात नहीं आएगी। ये पूछा आएगा कि किससे होता है, पर ये मेथड क्या होता है ये नहीं पता, नहीं पूछेगा। मतलब सीक्रेट बैलेट से ये होता है। अभी हाल ही में देश में चुनाव हुए हैं, इसलिए बहुत न्यूज में भी है। वो अलग बात है, वाइस प्रेसिडेंट है तो वो अच्छे से पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज है, एलएसआरएस, स्टेट प्लस यूटी, यही लिखा मैंने। इलेक्टेड हैं, पर ये यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ये, ठीक है। एलिजिबिलिटी है कि आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 35 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। तो आप में से कोई है जो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकता है, तो देख लीजिएगा। लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए। छोड़ो, ये कंडीशंस ऑफ ऑफिस हैं। जैसे कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, 2 महीने का नोटिस दिया जाएगा सिविल केसेस में अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं तो। टर्म की बात करें तो 5 साल का कार्यकाल होता है, दोबारा चुने जा सकते हैं अनलिमिटेड टाइम्स। रेजिग्नेशन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। कंपैरिजन में गवर्नर था, हमने पेपर में गवर्नर लगा दिया, नहीं, वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देते हैं। हटाए जा सकते हैं इम्पीचमेंट से, महाभियोग चलता है इन पे, आर्टिकल 61 के तहत, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इनकी बहुत सारी पावर्स हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स इनके पास क्या क्या हैं, ये अपॉइंटमेंट्स करते हैं। मैंने बताया ना, नाम चलता है प्रेसिडेंट का, तो इनके नाम पे, इनके सील पे ही सारे काम होते हैं। सारा गवर्नमेंट का काम इनके नाम पे होता है। लेजिस्लेटिव पावर्स में ये पार्लियामेंट को समन करते हैं, प्रोरोग करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, सबके मतलब पढ़ेंगे, आराम से बैठो। बिल पास होने के बाद उसको एसेंट देते हैं। ऑर्डिनेंस जारी करते हैं 123 के तहत। नॉमिनेटेड मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं, जैसे अब एंग्लो इंडियंस वाला था उसको हटा दिया है। अब राज्यसभा में तो 12 मेंबर्स यही नॉमिनेट करते हैं, तो वो भी लेजिस्लेटिव पावर है इनकी, ठीक है। फाइनेंशियल पावर्स क्या है इनकी? फाइनेंशियल पावर्स, आपकी मनी बिल्स को इन्हीं के मर्जी से भेजा जाता है संसद में। यूनियन बजट का रिकमेंडेशन देते हैं, फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं। और यहाँ जो आपने ऊपर देखा था अभी, इम्पीचमेंट, ये किस ग्राउंड पे होता है? इनके लिए सिर्फ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ग्राउंड है। दोनों हाउस 2/3 मेजोरिटी से चुनते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, आज तक किसी को इम्पीच नहीं किया गया है। समझ में आ गई इतनी बात? बहुत ध्यान से इतनी चीजें समझ लो पहले, ठीक है।
फाइनेंशियल पावर्स आपने देख ली। अब इनकी कुछ जुडिशियल पावर्स हैं। पार्डनिंग पावर्स होती है इनके पास 5 तरीके की, मैं आपको अभी सब समझा दूंगी। इससे किसी क्रिमिनल की सजा को सीधे माफ कर सकते हैं ये, बदल सकते हैं ये, टाल सकते हैं ये। इसकी एक ट्रिक पहले लिख के दे रही हूं मैं। आर, कार, स्पीड, स्पीड का SPE। कोई राहुल है, कोई राजा है, उसकी कार है, वो स्पीड से जा रही है, तो ऐसे करके इसको याद कर लेना। आर से है रेमिशन, सी से है कम्यूटेशन, आर से है रिप्रीव, सस्पेंशन और पार्डन। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। रे को रे सुपा ऐसे भी याद कर सकते हो। रे को रे सुपा, ये पहले हर का 2 लेटर है, ऐसे भी याद कर सकते हो। कैसे भी याद कर लो, समझ लो पर बात है क्या, यहीं पे समझा देती हूँ। देखो, सबसे पहली बात है पार्डन करना, वहां पे सबसे आखिरी है। पार्डनिंग पावर जो है मतलब पूरी तरह माफ करना। क्राइम भी पनिशमेंट भी दोनों माफ कर दिए जाते हैं। क्रिमिनल ऐसे हो जाएगा जैसे मतलब कुछ किया ही नहीं था हमने। तो एग्जाम्पल है, अगर किसी कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दी हुई है और प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर्स के लिए वो चला जाए, तो वो इंसान जेल से आजाद हो जाएगा। कम्यूटेशन का मतलब होता है, कम्यूटेशन सजा को कम करना। कम्यू कम, कम कम। ठीक है, एग्जाम्पल डेथ सेंटेंस है, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल देना। 10 साल की सजा है, तो मतलब आपको आजीवन सजा थी, अब 10 साल की हो गई। रेमिशन का मतलब है रिटर्न, रेमिशन सजा का समय कम करना। अब मैम वही तो आपने पहले बोला, नहीं, उसमें नेचर बदला था। वो डेथ सेंटेंस थी किसी को, उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट बोला था। यहाँ पे सजा वही रहेगी, सजा नहीं बदली यहाँ पे, उसका ड्यूरेशन कम हो गया, ड्यूरेशन कम हो गया। 10 साल की सजा को 5 साल कर दिया। कोई मूवी 3 घंटे की थी, सेंसर बोर्ड आ गया, उस पर कट 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 कर दिया, 2 घंटे का कंटेंट रह गया, उसमें कंटेंट वही है, कम हो गया है बस। रिस्पाइट, रिस्पाइट मतलब राहत, विशेष कारण से सजा में राहत देना, हल्की कंडीशन कर देना। कोई कॉन्विक्ट है, उसको स्पेशल कंडीशन में, गर्भवती महिला है, कोई बूढ़ा है, बीमार है, तो प्रेग्नेंट वुमेन को डेथ सेंटेंस मिली है, तो प्रेसिडेंट कह देंगे कि अब इसको सिर्फ और सिर्फ वो दे दो आप। बच्चा जब 5 साल तक का नहीं हो जाता, शायद कुछ ऐसा प्रावधान होता है, वो आपसे कोई पूछेगा नहीं, पर ठीक है उसे कम कर दो। ठीक है, रेस्पाइट समझ में आ गया आपको। फिर एक होता है आपका कितनी बची है हमारे पास ये, हाँ ये बचा ना, पार्डन तो हम कर चुके हैं। सस्पेंशन मतलब कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा रोक देना, टाल देना टाइप, तुरंत लागू नहीं होगी, थोड़े समय के लिए रोक दी जाएगी। ठीक है, तो ये सारे आप याद कर सकते हो। आर्टिकल 72 ये जरूर याद रखना, 72 में सजाएं दी गई हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई मेरे हिसाब से। चलिए, अब हम ये देखेंगे वीटो पावर्स। आर्टिकल कौन सा है ये, 111। इसमें होती हैं, आर्टिकल 111 में दी गई हैं वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। वीटो का मतलब आप जानते ही हैं, बिल को रोकना, होल्ड करना। कोई पार्लियामेंट को बिल पास करेगा तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा अप्रूवल के लिए, तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस हैं। 3 ऑप्शंस क्या हैं, वो 3 ऑप्शंस हैं। एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल कर लिया। एब्सोल्यूट वीटो में क्या होगा, बिल को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। प्रेसिडेंट ने कह दिया जाओ निकलो यहाँ से, सीधा मना कर दिया। कोई प्राइवेट मेंबर बिल है, MP के लेवल पे लाया गया है, प्रेसिडेंट कर सकता है रिजेक्ट, कौन हो भैया तुम। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में एक बिल रिजेक्ट कर दिया था, पेप्सो करके था एक बिल था, एप्रोप्रिएशन बिल, उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो वीटो मतलब एब्सोल्यूट का मतलब है फुल स्टॉप। एक होती है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो मतलब वापस भेज दो, प्रेसिडेंट बिल को पार्लियामेंट को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज देगा। लेकिन अगर पार्लियामेंट ने फिर से इसको वापस भेज दिया तो प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा, इसमें ये बात भी होती है जरूर। 2006 में हुआ था ऐसा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल था, APJ कलाम साहब थे, उन्होंने वापस भेज दिया था, पर पार्लियामेंट ने फिर से वापस करा तो उनको साइन करने पड़े थे। तो सस्पेंसिव मतलब पॉज बटन, ये होता है ना पॉज बटन। पॉकेट वीटो होता है बिल को होल्ड करना, कोई डिसीजन ना लेना, टाइम लिमिट करना। मतलब प्रेसिडेंट ने अपने पास रख लिया ना, साइन किया ना रिजेक्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट है क्या, ऐसी नहीं। 1986 में थे ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने पोस्टल बिल पे साइन नहीं किए थे, ना ही उसको रिजेक्ट किया था। पॉकेट मतलब पॉकेट में छुपा लेना, किसी चीज को छुपा लिया। ठीक है, तो ये होते हैं आपके। लेकिन इसमें कुछ देखो स्पेशल केसेस भी होते हैं, अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो, जैसे मनी बिल है 110, तो प्रेसिडेंट साइन कर सकते हैं, वीटो का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे।
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो कंपल्सरी एसेंट देना ही देना है इस पे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मनमर्जी चल रही, बिल्कुल ही मनमर्जी चल रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीनों बात समझ में आ गई? एब्सोल्यूट, नो, सस्पेंसिव, वेट, पॉकेट, हाइड, क्लियर? ये सारी बात होती हैं। अब ऐसे यहाँ पे देखोगे आप, साथ साथ इतना तो पढ़ ही रहे होंगे, यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास ये ऑप्शंस हैं तो गवर्नर के पास एक ऑप्शन ज्यादा है। ये सारी चीजें तो वो कर ही सकते हैं, लेकिन वो रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। तो ये वीटो पावर्स प्रेसिडेंट के पास नहीं है, वो गवर्नर के पास नहीं है, सॉरी, गवर्नर इनको भेज देंगे, ये देखेंगे अपने आप, ठीक है जी। ऐसे ही ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, आर्टिकल 123 और 213, देखो 213 123 ऐसे करके कर लो। पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, 6 महीने तक आप चला सकते हैं इसको, पर ऐसा नहीं कि मर्जी चल रही है इसमें भी, ये भी ऐसा कर सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू के लिए खुली हुई है ये, और स्टेट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे कर सकते हैं, ठीक है। पार्डनिंग पावर्स आप सारी देख चुके हो, ये रेमिट सस्पेंड कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं स्टेट लॉज में, लेकिन ये डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते, वो सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ होती है डिस्क्रिशनरी पावर्स, अपना विवेक इस्तेमाल करके कुछ डिसीजंस लेना, ठीक है। सिचुएशनल है इनके पास, जैसे अपॉइंट करते हैं, डिसॉल्व करते हैं लोकसभा वगैरह को। इनके पास एक्सप्लिसिट है, प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे यूटी एडमिन सीएम के एडवाइस के साथ चलते हैं ये, ठीक है। कुछ फैक्ट्स हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार प्रेसिडेंट बने थे, संजीवा रेड्डी जी यूनानिमसली अनअपोज्ड बने थे, जाकिर हुसैन वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट हु डाइड इन ऑफिस, एंड वीवी गिरी वाज द एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो ये बाई चांस पूछ सकता है आपसे। तो 2 बातें याद रखना, डिस्क्रिशनरी पावर्स पूछेगा तो देखिए प्रेसिडेंट के पास भी, प्रेसिडेंट के पास लगभग है नहीं, लेकिन गवर्नर के पास ज्यादा है। अगर पूछे किसके पास डिस्क्रिशनरी पावर ज्यादा है तो गवर्नर के पास ज्यादा है। हम असेंबली में सीएम अपॉइंट कर सकते हैं ये, और स्केड्यूल्ड एरियाज में भी ये कर सकते हैं, और ऐसा बहुत बार पता है, कर्नाटका में 2018 में, महाराष्ट्र में 2019 में बहुत बार देखा गया है। तो देखिए प्रेसिडेंट है रबर स्टैंप ज्यादातर, गवर्नर है मिसचीफ मैनेजर एमएम, क्योंकि राज्यों की राजनीति में डिस्क्रिशनरी पावर्स बार बार काम आती हैं, तो यहाँ पे ये चीज आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज, हालांकि मेंस में ज्यादा इस चीज का यूज होता है, क्योंकि ऑर्डिनेंसेस हो गया, वीटो हो गया और डिस्क्रिशनरी पावर्स हो गया, ये सब चीजें मेंस में ज्यादा आपके काम आएगी। ऑर्डिनेंस पढ़ा आपने, लॉ मेकिंग है इन इमरजेंसी जब लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है, वीटो है स्टॉप डिले किल अ बिल, डिस्क्रिशनरी है इंडिपेंडेंट डिसीजन, ठीक है। और एक इलेक्टोरल कॉलेज प्लीज याद रखना, मैं फिर से बता देती हूँ, इलेक्टोरल कॉलेज में पहले तो इलेक्टेड एमपीज होते हैं, नॉमिनेटेड कुछ नहीं है इनमें। इलेक्टेड एमएलएज में स्टेट्स प्लस यूटीज वाले होते हैं, नॉमिनेटेड एमपीज और एमएलएज वोट नहीं डालते, गवर्नर वोट नहीं डालते, स्टेट से 2 जने वोट नहीं डालते, ठीक है। नॉमिनेटेड एमपी, नॉमिनेटेड एमएलए और गवर्नर वोट नहीं डालते। 2022 में जब द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट बनी थी तो उनके लिए एमपी जैसे अमित शाह जी, राहुल गांधी, इन्होंने, और एमएलए योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने वोट किया था। समझ गए कौन कौन वोट करता है, कौन कौन नहीं करता। और ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है ना, इसका ये क्या, इसका पर्पस क्या है, ये इंश्योर कराता है कि बड़े राज्यों का वोट ज्यादा वजनदार है, वैल्यू ज्यादा है। जैसे यूपी के एमएलए लगभग 208 वोट हैं, सिक्किम के एमएलए लगभग 7 वोट हैं, ऐसे कंपैरिजन करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अपॉइंटमेंट वगैरह सब बिल्कुल सेम चलेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो, सारी चीजें बिल्कुल सेम चलेंगी। ये आपकी प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया की लिस्ट दी हुई है, आपको पहले तो पता ही होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। एक्टिंग कौन रहे, एक बार ये लिस्ट पॉज करके पढ़ सकते हो आप, डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं आएगा इसमें से, पूरी लिस्ट ये यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट, ये टॉपिक बड़ा न्यूज में है, इस पे से सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा है। सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस है, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट पे मॉडल्ड है। पार्टिसिपेट कौन कौन करता है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड फ्रॉम बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। फर्क समझ में आ गया ऊपर, स्टेट का और यूटीज का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 35+ ईयर्स राज्यसभा के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर रखा हो। 5 साल रिमूवल होता है राज्यसभा के रेजोल्यूशन से, स्पेशल मेजोरिटी से, प्लस लोकसभा को 14 दिन के नोटिस के साथ अग्री करना पड़ता है। इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं ये राज्यसभा के, प्रेसिडेंट की तरह भी एक्ट कर सकते हैं अगर डेथ और रिमूवल का केस है तो। डॉक्टर एस राधाकृष्णन अकेले वाइस प्रेसिडेंट थे जिनकी 2 टर्म्स थी,
और कृष्णकांत वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस। अब क्या क्वेश्चन आ सकता है, आजकल बहुत ज्यादा ये न्यूज में रहा है, आप जानते हैं, ठीक है, आर्टिकल 63 से 69 आपके वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। ये प्रेसिडेंट के बाद दूसरा सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद है। वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, यानी राज्यसभा की सभी बैठकों की कार्रवाई ये करेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट की जगह अगर ये एक्टिंग प्रेसिडेंट की भूमिका निभानी हो इन्हें, कब होगा, जब प्रेसिडेंट मर जाए, इस्तीफा दे दे या अनुपस्थित हो, ठीक है। चयन प्रक्रिया देख ली, टर्म देख ली। अच्छा, इनकी क्या पावर्स हैं, देखो राज्यसभा की कार्रवाई करते हैं एक तो ये, ठीक है, और कुछ जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उसमें चांसलर की भूमिका निभाते हैं ये, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पंजाब, ठीक है। अभी जो रीसेंट कंट्रोवर्सी थी, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊं, तो जगदीप धनखड़ जी प्रेसिडेंट थे, आप जानते हैं, इन्होंने इस्तीफा दिया कौन से आर्टिकल के तहत, 67A के तहत, ये याद रख लेना, ठीक है। इन्होंने कहा मेडिकल मतलब आई आई एम नॉट मेडिकली केपेबल ऑफ रनिंग दिस पोस्ट, आई वांट टू रिजाइन। पर इसमें क्या हुआ था, ऑपोजिशन ने आरोप ये लगाया था कि धनखड़ जी जो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते थे तो वो जो है पक्षपात करते थे, मतलब ही वाज बायस। इसके लिए एक इम्पीचमेंट मोशन भी लाया गया था दिसंबर 2024 में, जिसमें ये बोला गया था कि उन्होंने इम्पार्शियल नहीं रहे हैं। लेकिन वो जो विधेयक था, विधेयक को वो डेप्यूटी चेयरमैन ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया था कि दिस इज इलॉजिकल। तो काफी इनके साथ टिप्पणियां हुई थी, बहुत कुछ हुआ था, तो वो शायद हम पॉलिटिक्स में ना जाएं तो बेटर है, मैं आपको थोड़ा सा बता दिया मैंने। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ही रिजाइन ड्यू टू हिज इल हेल्थ, और इम्पीचमेंट मोशन भी आया था, और सुप्रीम कोर्ट वर्सेस एग्जीक्यूटिव में बहुत क्लैश भी देखा गया था, ठीक है। तो अभी आप जानते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, हु इज द न्यू इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और 450 वोट्स उन्होंने पाए हैं, ऑपोजिशन पार्टी ने 300 पाए थे, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और ये अभी आपके वाइस प्रेसिडेंट्स दिए हुए हैं इंडिया के, और उनका टर्म ऑफ ऑफिस, यू कैन गो थ्रू दिस लिस्ट वंस, ठीक है। तो ये आपके हो गए हैं, देखिए हमने लेटेस्ट वाला यहाँ नहीं इंक्लूड किया है, तो आप वो कमेंट करके बताएंगे कौन है लेटेस्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर सेम कंपैरेटिव स्टडी से पढ़ेंगे तो आसान हो जाएंगी चीजें। प्राइम मिनिस्टर ही असली हैं, बाकी सब नकली हैं, है ना, नहीं, प्राइम मिनिस्टर असली हैं क्योंकि ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड। प्रेसिडेंट को हम कहते हैं ना नॉमिनल हेड, तो ये डिफैक्टो हेड हैं, ही इज द डिफैक्टो हेड। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है इनके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन में 74 आर्टिकल में लिखा है एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा जो पीएम को मतलब एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा प्लस पीएम, जो कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करेगा। आर्टिकल 75 कहता है बाकी के प्रोविजंस क्या होंगे, अपॉइंटमेंट, टेन्योर, ये सब क्या होगा। तो अपॉइंटमेंट कहाँ है, 75 आर्टिकल में, ठीक है। देखो प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं 7 से 5 और चीफ मिनिस्टर काम कर रहे हैं 6 से 4, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो 74 इज एडवाइस एंड 75 इज अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर, ये बातें आपने याद कर ली। अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट साहब करेंगे, हमने देखा ही था, लेकिन रूल ये है कि प्रेसिडेंट उसी को अपॉइंट करेंगे जिसकी लोकसभा में मेजोरिटी होगी। एग्जाम्पल आप जानते हैं 2014, 19, 24, नमो नमो, नमो नमो, ठीक है। और मेजर पार्टी क्लियर ना हो, हंग पार्लियामेंट हो, तो प्रेसिडेंट डिस्क्रिशन यूज करेंगे और सबसे बड़े कोलिशन बनाएंगे, जो बना सकेगा उसको बुला के अपॉइंट करेंगे, खैर अलग बात हो गई, ठीक है जी। टेन्योर क्या रहेगा, फिक्स्ड टर्म है 5 साल का, लेकिन शर्त है लोकसभा का कॉन्फिडेंस। ये जो मैं साइड में लिख रही हूँ ना, इसको दिमाग में छापते चलो, लोकसभा में पीएम हार गए तो पूरी मिनिस्ट्री रिजाइन करेगी, ठीक है। 1979 में हुआ था ऐसा, मोरारजी देसाई ने मेजोरिटी खो दी थी, पीएम पद छोड़ना पड़ा था। ओथ कौन दिलवाएगा, शपथ, 75 आर्टिकल क्लॉज 4 में कौन दिलवाएंगे, प्रेसिडेंट साहब। पावर्स क्या क्या हैं, पावर्स बहुत है भैया, देखो यहाँ लिखा है टर्म फिक्स्ड, मतलब शर्त है ना, तो इसलिए इसलिए नॉट फिक्स्ड लिखा है, वैसे आमतौर पे 5 साल का कार्यकाल है ना, ठीक है जी। तो पावर्स मतलब पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का लीडर है, मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन पीएम करेंगे, पीएम ही पूरे यूनियन गवर्नमेंट का चीफ कोऑर्डिनेटर है, मतलब टीम के कप्तान कौन है, पीएम। लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करेंगे तो पीएम लोकसभा में सरकार के लीडर हैं, इंपॉर्टेंट बिल्स और गवर्नमेंट का एजेंडा इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट सेशन बुलाने की सलाह भी पीएम देते हैं, तो पीएम बोले तो पार्लियामेंट बोले, ठीक है। फाइनेंशियल पावर्स आप जानते हैं, पीएम इनडायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बजट पेश करते हैं, मनी बिल तभी इंट्रोड्यूस होगा जब पीएम या यूनियन कैबिनेट ने रिकमेंडेशन दे रखा होगा, ठीक है जी। तो पीएम जो हैं वो नेशनल वॉलेट होल्डर हैं, क्लियर। इमरजेंसी पावर्स में आप जानते हैं पीएम को डिक्टेटर जैसी पावर मिल जाती है,
इंदिरा गांधी वाला केस पता ही होगा आपको, मिसेस गांधी 1975 इमरजेंसी जो लगी थी। फॉरेन पॉलिसी प्लस डिफेंस, विदेश नीति तय करते हैं ये, दौरा करते हैं, डिफेंस मैटर्स में अंतिम फैसला पीएम का होता है। ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो आप जानते ही हैं, अभी हम देखेंगे भी आर्टिकल 75। तो पोजीशन क्या है, कीस्टोन है, कीस्टोन, कीस्टोन स्पीशीज है पीएम। ठीक है, ही इज द फर्स्ट अमंग इक्वल्स, ऐसा बोला जाता है इनके बारे में, कैबिनेट में सबसे ऊपर है। याद हो जाएंगी ये बातें। तो ये सारी चीजें आप इधर सीएम पे अप्लाई करके देखेंगे तो 6 से 4 बस याद रखना आपको। मेजोरिटी इनके पास भी होती है। नॉन मेंबर क्या बन सकता है, हाँ बस 6 महीने में उन्हें अपनी किसी भी एक जगह, किसी भी एक हाउस का मेंबर उनको बन जाना पड़ेगा। अच्छा, इसका एग्जाम्पल आप बताइए मुझे। इसके एग्जाम्पल मनमोहन सिंह जी थे, राज्यसभा से थे ना वो, क्या और कोई भी था उनके अलावा? कमेंट करके बताइए जरा। ठीक है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ये सब मैंने आपको देखो डिटेल में बता दिया। चरण सिंह वॉज अपॉइंटेड पीएम बाय प्रेसिडेंट नीलम संजीवा रेड्डी विदाउट प्रूविंग मेजोरिटी। यहाँ पे प्रेसिडेंट ने डिस्क्रिशनरी पावर शो की थी। देखिए अब ये सब नहीं है संभव। आप जानते हैं सरकारें बहुमत की हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, यहाँ भी ऐसा हो सकता है पर ऐसा नहीं होता है। आपको भी पता है इंडियन पॉलिटिक्स कैसे काम करती है। ठीक है, ये लिस्ट आपके सामने सारी प्राइम मिनिस्टर्स की दी हुई है। ये वाला जो टाइम पीरियड है ना जवाहरलाल नेहरू जी का और इंदिरा गांधी जी का, ये आप याद रखिएगा क्योंकि कई बार इकोनॉमी के क्वेश्चन आपके यहाँ से सॉल्व हो सकते हैं। अगर आपको इनका टाइम पीरियड पता है, थोड़ी बहुत इनकी नीति पता है ना, तो कई बार वो इकोनॉमी में पूछता है कि ये डेवलपमेंट प्लान किसके दौरान आया था, किसके दौरान नहीं आया था। तो इस टाइप से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके सामने है। लेटेस्ट वाले तो आपको पता होने ही चाहिए। ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। अभी देखा था आर्टिकल 74, प्रेसिडेंट को कौन कौन सलाह दे रहा था, पीएम प्लस सीओएम। अभी देखा तो था आपने। 75 में क्या हो रहा था, अपॉइंटमेंट टेन्योर हो रहा था। तो रियल पावर क्या सीओएम को के हाथ में ज्यादा है, प्रेसिडेंट के हाथ में कम है? हाँ ऐसा है बिल्कुल। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है इनका, इनमें ना टायर सिस्टम चलता है। एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ पहले। ऐसे ही आर्टिकल 163 में सीओएम होता है, चीफ मिनिस्टर के साथ गवर्नर पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये रहा देखो, सीओएम प्लस पीएम अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ पीएम। अच्छा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए लोकसभा की स्ट्रेंथ का। ये एक बात अमेंडमेंट से आई थी, क्वेश्चन बहुत पूछता है। ये आपको 91st अमेंडमेंट 2003 याद रखना है। ठीक है, रह जाएगा ये तो याद, फेमस क्वेश्चन है। अब इनका ना स्ट्रक्चर होता है, मतलब लेयर्स की तरह होते हैं ये। इनमें कुछ कैबिनेट मंत्री होते हैं, ये टॉप लेयर होती है, टॉप। ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज यहीं पे होती हैं, होम, डिफेंस, फाइनेंस, सब कुछ पीएम पर्सनली चुनते हैं इन्हें, चुन चुन के लाए हुए होते हैं ये। ठीक है, फिर होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इनका होता है इंडिपेंडेंट चार्ज। ये कैबिनेट के अंडर होते हैं, खुद मिनिस्ट्री चलाते हैं। एक होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ क्या बोलते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट नॉर्मल, वो इंडिपेंडेंट चार्ज, और ये नॉर्मल। ये कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं। मतलब एमओएस जो होम अफेयर्स के होंगे वो अमित शाह जी के अंडर काम कर रहे हैं। और डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं, रेयरली होते हैं, जूनियर लेवल के लिए होते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब अगर पूरी सीओएम लोकसभा के लिए ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल है, आर्टिकल 75 कहता है ये। एक मिनिस्टर ने गलती करी तो पूरी गवर्नमेंट गिर सकती है। अगर पीएम नो कॉन्फिडेंस वोट हार गए तो पूरी काउंसिल को गिरना पड़ेगा। और इंडिविजुअल भी होती है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रेसिडेंट किसी मिनिस्टर को पीएम के एडवाइस से हटा भी सकते हैं। ठीक है, कलेक्टिव का मतलब है ऑल फेल ऑल फॉल इफ वन फॉल्स। इंडिविजुअल का मतलब है एक जाएगा अगर पीएम ने कह दिया तो। ठीक है, और इसमें कैबिनेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप जानते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है सीओएम की? देखिए, असली एग्जीक्यूटिव पावर्स इन्हीं के पास होती है, प्रेसिडेंट इनकी एडवाइस पे काम कर रहे होते हैं। तो अंबेडकर जी ने कहा था कि जो प्रेसिडेंट है वो तो नॉमिनल हेड है, पीएम रियल हेड है। तो सीओएम जानते हैं क्या है? पहिया है, पहिया। पहिया स्पेलिंग गलत है शायद, मतलब व्हील है कॉन्स्टिट्यूशन का। क्लियर, इससे आप बेटर रूल समझ पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है कैबिनेट कमिटीज। अब भाई जब कैबिनेट इतनी इंपॉर्टेंट है तो इनकी तो कुछ कमिटी भी होंगी जरूर। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे नहीं थे लेकिन बनते कैबिनेट से हैं। इनका पर्पस है काम को बांटना, एफिशिएंटली डिसीजन लेना। कौन बनाता है इनको? प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करेगा
कौन सी कमेटी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये देखो। ठीक है, एक होती है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, नाम से पता चल रहा है ये सारे पॉलिसी मैटर्स को हैंडल करती है, इसको सुपर कैबिनेट कहते हैं। सुपर कैबिनेट इज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी। और भी होती है, जैसे इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी होती है। ठीक है, तो अब आप तो देख सकते हैं, ये डायरेक्ट करती है, कंट्रोल करती है गवर्नमेंट के डिसीजन। ठीक है, इसके लिए ट्रिक देख लो। पीस पाए, पंपकिन पाए सुना होगा आपने, मटर का पाए, ऐसे याद कर लो। पॉलिटिकल अफेयर, इकोनॉमिक अफेयर, अपॉइंटमेंट, सिक्योरिटी, पार्लियामेंट्री, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल, सारी इंपॉर्टेंट जो ये कमिटीज हैं इनका ट्रिक है पीस पाए। ठीक है, पीस पाए समझ गए ना, पंपकिन पाए नहीं होती। पाए को कैसे समझाऊं, अरे यार केक टाइप होता है, ऐसे समझ लो, है ना। तो ये फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा चलता है इस टाइप की चीजें। ठीक है, तो ये काम बांटने के लिए हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इनका, ये मैंने आपको बता दिया। जैसे इन्वेस्टमेंट एंड ये जो होती है ना ग्रोथ वाली, ये सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को बूस्ट करने के वो लेती है। और सुपर कैबिनेट मैंने आपको बता दी, पार्लियामेंट्री बता दी, बस इतना ही पूछेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉम्पोजिशन एंड टर्म, राज्यसभा वर्सेस लोकसभा। ये भी हम कंपैरिजन के तौर पे ही पढ़ेंगे। देखो, राज्यसभा अपर हाउस है, आप जानते हैं, लोकसभा लोअर हाउस है। ये तो मुझे लगता है शायद पॉलिटी की आसान वाली चीजें जो याद होती ही हैं जनरली सबको। आर्टिकल 79 बात करता है यूनियन लेजिस्लेचर की। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में क्या क्या आता है, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, तीनों चीजें याद रखनी है आपको। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं, हम पहले पढ़ते हैं लोकसभा, जनरली द लोअर हाउस, द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल क्यों है ये, लोअर हाउस है, डायरेक्टली इलेक्टेड है। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है 552, लेकिन अभी 543 है। और प्लस जो दो एंग्लो इंडियंस का प्रावधान था ना, वो हटा दिया गया है 95th अमेंडमेंट से। तो 530 तो है स्टेट से और 20 है आपके यूटी से। ठीक है, 18 साल के आप हो, उससे ज्यादा हो तो आप जो है डायरेक्टली वोट कर सकते हो जाके, और फिर आप 5 साल के लिए लोकसभा को इलेक्ट करते हो। राज्यसभा जो है, इट इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। 250 रह सकती है इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ। 238 तो आते हैं स्टेट्स और यूटी से, 12 प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करते हैं, जैसे जया बच्चन हो गई, सचिन तेंदुलकर हो गए, ये सब है ना नॉमिनेटेड, इससे आते हैं। मेंबर्स वही है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से इलेक्ट होते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली थ्रू सिटीजन, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। सिर्फ 2 ही यूनियन टेरिटरीज हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में है, तो राज्यसभा में दिल्ली और पुडुचेरी बैठा है, दिल्ली और पुडुचेरी। यूटी से भी मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट होके यहाँ पे आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे याद रखना, 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं अलग अलग फील्ड से। अभी 2 मेंबर्स होते थे, बट नाउ इट हैज बीन रिमूव्ड। सीट एलोकेशन जो है यूटीज का और स्टेट्स का, वो पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। फोर्थ शेड्यूल हमने पढ़ा था, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, रिवाइज करते रहा करो। ये पॉपुलेशन बेस्ड होता है। राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, डिसॉल्व नहीं होती, मतलब कि 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर जाते हैं। 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, वो फट से इसको यहाँ कर देगा, इसको यहाँ कर देगा। तो ये याद रखना इस तरीके से। और 3 2 कितना होता है, 6, ऐसे याद कर लो। जो टेन्योर है वो 6 ईयर का है, 3 2 6, 3 2 6। ठीक है, 3 नीचे था, हर 2 साल में, टोटल 6 साल है। तो मतलब डिसॉल्व नहीं होती है, मेंबर्स चेंज होते रहेंगे, आते रहेंगे। ठीक है, लोकसभा का नॉर्मल टर्म 5 साल का है, इसको 1 साल आपने देखा था, इमरजेंसी में बढ़ा सकते हैं। लोकसभा सेक्रेटरीट काम करता है स्पीकर के अंडर। पहले लोकसभा इलेक्शंस हुए थे 25 अक्टूबर 1951 को, और पहली मीटिंग हुई थी 13 मई 1952 को। जीवी मावलंकर पहले लोकसभा स्पीकर बने थे, मावलंकर स्पीकर, कर कर। ठीक है, एम अनंत अनंत सैनम अयंगर वो स्पीकर थे जो बाकी के टर्म पे आए थे, नहीं पूछेगा कोई। 1954 में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था पहले स्पीकर के अगेंस्ट। ठीक है, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया था। पहले डेप्यूटी स्पीकर थे M.A. अयंगर तिरुपति, डेप्यूटी स्पीकर DS। पहली विमेन स्पीकर मीरा कुमार। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब देखिए, डिफरेंस की हम बात करते हैं तो आप जानते हैं सारे कौन कैसे, ये सारे हमने कंपैरिजन वाला जो पार्ट था वो पढ़ लिया। अच्छा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ कौन होता है,
स्पीकर होता है, वहां कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो ही चेयरमैन है ना लोकसभा के, तो ये याद रखना। ठीक है, तो लोकसभा यानी लोक, LOK, लोग इज इक्वल्स टू पीपल डायरेक्टली इलेक्टेड बाय जनता, एंड राज्यसभा इज राज्य, राज्य स्टेट्स। ठीक है, इतनी बात मेरे हिसाब से याद रहेगी। अब मैं आपको एक चीज यहीं पे समझा देती हूँ। ये खाली स्पेस मिल रही है हमें। लोकसभा कब बड़ी है और राज्यसभा कब बड़ी है, इन दोनों की पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है थोड़ा सा। लोकसभा हाउस ऑफ पीपल है, जनता की सीधी ताकत है, इसलिए कई मामलों में ज्यादा पावरफुल है। ऐसे ही पहला है आर्टिकल 110 मनी बिल। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में सिर्फ 14 दिन रहता है, राज्यसभा इग्नोर करे ना करे, खत्म। 2017 में जो आधार आया था ना, आधार बिल, वो मनी बिल बनके राज्यसभा के पास गया था, सॉरी लोकसभा के पास गया था, और राज्यसभा की रिकमेंडेशन रिजेक्ट कर दी थी। एग्जाम्पल। दूसरा है नो कॉन्फिडेंस मोशन, आर्टिकल 75 क्लॉज 3। गवर्नमेंट लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस का कॉन्सेप्ट नहीं होता। मोरारजी देसाई वाला एग्जाम्पल दिया था ना मैंने। तीसरा होता है जॉइंट सिटिंग, आर्टिकल 108। ऑर्डिनरी बिल पे अगर डेडलॉक बन गया है तो प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं, और लोकसभा मेंबर्स ज्यादा हैं तो उनकी संख्या राज्यसभा से 2 गुना होती है, मतलब लोकसभा डोमिनेट करेगी ना यहाँ पे। ये पोटा करके एक बिल था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म वाला, उसमें जॉइंट सिटिंग बुलाई गई थी, 2002 की बात है ये। चौथा, बजट और फाइनेंस कंट्रोल ज्यादा हाथ में है, राज्यसभा का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। डिमांड फॉर ग्रांट्स, एनुअल बजट, सब कुछ लोकसभा है। अच्छा, तो बिल्कुल राज्यसभा का कोई काम नहीं है क्या? है। राज्यसभा कब बड़ी है? राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, मतलब राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो आर्टिकल 249 में राज्यसभा बड़ी है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स। नॉर्मली पार्लियामेंट सिर्फ यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट पे लॉ बनाती है, लेकिन राज्यसभा अगर 2/3 प्रेजेंट वोटिंग स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास कर दे तो पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट पे भी लॉ बनाना पड़ सकता है। यहाँ पे लोकसभा का कोई रूल नहीं है। ठीक है, और कई बार ऐसे रेजोल्यूशन पास हुए हैं। UAPA करके एक एक्ट था ना, उस पे भी हुआ था। दूसरा होता है ऑल इंडिया सर्विसेज, 312। पार्लियामेंट नई ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने का पावर रखती है, लेकिन इसमें राज्यसभा का अप्रूवल बहुत जरूरी होता है। 1966 में ये पावर राज्यसभा ने यूज की थी, जब IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को क्रिएट किया गया था। क्लियर हो गई बात? तो मनी बिल, बजट, नो कॉन्फिडेंस मोशन, जॉइंट सेटिंग, स्टेट लिस्ट का लॉ और ऑल इंडिया सर्विसेज, ये 2 राज्यसभा की पावर्स हैं, ये लोकसभा इसमें बड़ी है। ऐसे करके याद कर लो। ठीक है, मनी, कॉन्फिडेंस, बजट, जॉइंट सेटिंग, स्टेट लॉ, ऑल इंडिया सर्विसेज, ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है। लोकसभा पीपल पावर है, पैसा और सरकार गिराने में स्ट्रॉन्गेस्ट है। राज्यसभा स्टेट्स की पावर है, स्टेट लिस्ट प्लस ऑल इंडिया सर्विसेज में स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब इसके बाद भी नहीं याद हो रहा है तो भाई क्या करूं बताओ? ठीक है, अब यहाँ पे एलोकेशन दिया हुआ है सीट्स का। असल में जब से एक क्वेश्चन आया PCS में, तब से तहलका ये हो गया कि PCS में ऐसे सवाल बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। तो देखो, एक तो यूपी का याद रख लेना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, महाराष्ट्र, MP, बिहार, और बस मेनली इनका याद रख लेना। मतलब अपने स्टेट का तो देखो याद रखना ही है, जिस स्टेट का PCS देने जा रहे हो। ऐसी ये लोकसभा का है एलोकेशन, यहाँ पे एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा। तो दिल्ली का देख सकते हो आप यूनियन टेरिटरीज में, और देखो जम्मू कश्मीर देख लो। ये तो आप सारे एक बारी पढ़ सकते हो, तो बाकी में तो देखो एक एक दो दो ही है ना, इसमें ही है 7 और 5, तो ये आप इजिली देख सकते हो। क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशंस मेंबर्स के, अब मेंबर्स हैं तो देखो कुछ रूल्स भी होंगे। तो क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन जब हम देखते हैं, तो पहली बात तो किसी कैंडिडेट को सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, और इलेक्शन कमीशन के सामने ओथ लेनी पड़ेगी। ठीक है, राज्यसभा में मिनिमम एज 30 साल है, और देखो लोकसभा में 25 है। दोनों याद रखना, राज्यसभा के लिए थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा आपको, और लोकसभा के लिए छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा लोअर हाउस है। ऐसे करके याद कर लो। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन में मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, यहाँ का सिटीजन नहीं है, या फिर कोई लॉ है ऐसा जिसने डिस्क्वालीफाई कर दिया है। RPA एक्ट 1951 का है कि पर्सन को रजिस्टर होना चाहिए एज एन इलेक्टोर। राज्यसभा में नेसेसरी नहीं है कि उसी पर्टिकुलर स्टेट का हो। ठीक है, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर करप्ट है, 2 साल तक जेल में रह के आया है, गवर्नमेंट सर्विस से निकाला गया है, या फिर कोई इलेक्शन लॉज का उल्लंघन करता हुआ पकड़ा गया है। लोकसभा के लिए कोई भी सिटीजन
जिसका नाम इलेक्टोरल रोल में आता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, वो नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। आपने देखा ही है, आपने देखा नहीं कई बार कैसे, मतलब किसी को 2 वोट मिली होती है, 3 वोट मिली होती हैं, तो कोई भी जाके फाइल कर देता है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन फाइल करने ले जाओ 1-2 ट्रैक्टर भर के लोग। हमारे तक तो ऐसे ही होता। प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल है डिस्क्वालिफिकेशन के मैटर्स पे, पार्लियामेंट का नहीं, प्रेसिडेंट का। लेकिन इलेक्शन कमीशन से बात की जाएगी, ठीक है। और डिफेक्शन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, 10 शेड्यूल जो है ना, ये अमेंडमेंट से लाया गया था, 52nd अमेंडमेंट 1985, इससे आया था ये। इससे 10 शेड्यूल जोड़ा गया था। पर्पस था पॉलिटिकल डिफेक्शन को रोकना। मतलब एमएलए एमपीज अपनी पार्टी बदल लेते थे, आया राम गया राम बोलते थे इसको। डिफेक्शन का मतलब दल बदल, डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल। जब कोई चुना हुआ एमपी एमएलए अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी जगह चले जाए तो उसको कहते हैं हम डिफेक्शन। तो डिस्क्वालिफिकेशन कब होगा, कैसे होगा, ये 10 शेड्यूल में दिया हुआ है। ऐसे एक एग्जांपल है, कोई एमपी एमएलए अपनी पार्टी छोड़ दे, मतलब कांग्रेस से जीता एमएलए अचानक बीजेपी ज्वाइन कर ले, तो डिस्क्वालिफिकेशन है। अगर पार्टी विप, अभी मैं आपको विप का मतलब समझा दूंगी, विप मतलब मॉनिटर, ऐसे समझ लो। विप के खिलाफ वोट कर दे, मतलब पार्लियामेंट में कोई पार्टी कहे हमको इस बिल को सपोर्ट करना है, और उसका एमपी जाके ऑपोजिट को वोट कर दे, बस वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत के किसी और पार्टी को ज्वाइन कर ले, मतलब कोई इंडिपेंडेंट जीत के बाद में कांग्रेस ज्वाइन कर ले, तो भी डिस्क्वालीफाइड है। और अगर कोई नॉमिनेटेड एमपी एमएलए, जो प्रेसिडेंट गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, ऐसे भी तो होते हैं ना, वो 6 महीने में किसी पार्टी में ज्वाइन कर ले, तो ये अलाउड है 6 महीने। लेकिन 6 महीने के बाद ज्वाइन करे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अभी ऊपर देखा था ना आपने, 6 महीने में आपको मेंबरशिप साबित अपनी करनी पड़ेगी। डिसाइड कौन करेगा बताओ? स्पीकर करेंगे लोकसभा के, और स्पीकर करेंगे या तो स्पीकर करेंगे, क्या बोलते हैं, स्टेटस, मतलब लोकसभा के स्पीकर, स्टेट असेंबली के स्पीकर। राज्यसभा के केस में चेयरमैन, मतलब वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। लेकिन स्पीकर का डिसीजन फाइनल होगा। जुडिशियल रिव्यू के तहत कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। यही था केहोटो होलोहन केस, बहुत फेमस केस था ये 1992 का। तो जुडिशियल रिव्यू के तहत ये ओपन है, स्पीकर का डिसीजन, मनमानी नहीं चलेगी, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, मैं यहीं पे बता दे रही हूँ जल्दी जल्दी। पहला है मर्जर, मतलब 2/3 रूल। अगर किसी पार्टी के 2/3 मेंबर्स जाके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, तो इसको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। 100 एमएलए हैं, 67 ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, नो, नॉट डिफेक्शन, अलाउड। और दूसरा है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं, अगर पार्टी छोड़ भी दें तो डिस्क्वालिफिकेशन से छूट है इनको, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स में, अभी का एग्जाम्पल है शिवसेना में जो स्प्लिट हुआ था, एकनाथ शिंदे ग्रुप ने 2/3 एमएलए लेके अलग कैंप बना लिया था, तो इसको डिफेक्शन नहीं माना गया था। कर्नाटका में 2019 का था, हाँ, कर्नाटका में बहुत से कांग्रेस और ये जेडी वाले एमएलए ने रिजाइन कर दिया था, बाद में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, तो स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई किया था, कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया था इस चीज को, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, छोड़ दोगे अपनी पार्टी छोड़ना, वोट करोगे किसी पार्टी विप के खिलाफ, इंडिपेंडेंट जाके किसी पार्टी को ज्वाइन कर लोगे, और नॉमिनी 6 महीने बाद कुछ ज्वाइन कर ले तो, ठीक है। सिंपल सी बात ये है। तो 10 शेड्यूल भी आपका यहाँ पे प्रिपेयर हो गया, और आपको डिस्क्वालिफिकेशन भी सारा समझ में आ गया विद एग्जांपल्स। अब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर यहाँ पे आपके सामने दिए हुए हैं। देखो, स्पीकर मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में 93 से 97 आर्टिकल में। ये लोकसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, पीओ होता है। अच्छा, कौन इसको इनको इलेक्ट कौन करते हैं स्पीकर को? लोकसभा के मेंबर्स ही करते हैं पहली ही मीटिंग में। रोल क्या है? लोकसभा में कार्रवाई करना, कंडक्ट करना, डिसिप्लिन को बरकरार रखना। वो तो देखने को नहीं मिलता वैसे। बहुत पावरफुल होते हैं ये पोस्ट, वेरी पावरफुल। पहली बात तो मैं पहले समझा दे रही हूँ, फिर टेबल बहुत ईजी हो जाएगा, पहले सुन लो बस बैठ के। पहली चीज, प्रिजाइड करते हैं लोकसभा पे। बैठकों में स्पीकर की अनुमति के बिना बैठक नहीं चलती। पीएम स्पीच दे रहे हैं और हंगामा हो रहा है, तो स्पीकर ऑर्डर ऑर्डर कह के शांत कर सकते हैं, वो है स्पीकर। दूसरा, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, ये वो है। मोहब्बत है कि अमिताभ बच्चन, ठीक है, मान मर्यादा प्रतिष्ठा क्या था वो। एमपीज को सस्पेंड या एक्सपेल कर सकते हैं, उसमें भी तो किया गया था, डिसऑर्डरली कंडक्ट के लिए। कास्टिंग वोट देते हैं ये अपना, अगर वोट बराबर है, टाई हो जाए, तो स्पीकर का वोट फाइनल होता है। 110 पावर है इनकी,
मनी बिल पे डिसीजन देते हैं। ये मनी बिल है या नहीं यही बताते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेशन देते हैं बिल्स को, स्पीकर डिसाइड करते हैं कौन सा मनी बिल होगा कौन सा नहीं, इसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। एंटी डिफेक्शन लॉ स्पीकर डिसाइड करते हैं, किसी एमपी को पार्टी छोड़ना है, विप तोड़ने पर डिस्क्वालीफाई करना है नहीं करना स्पीकर बताते हैं। और लोकसभा कमेटी जैसे पैक्ट, इसके चेयरमैन होते हैं ये। प्रेसिडेंट की जो एड्रेस है उसमें लोकसभा को कंडक्ट करते हैं ये, तो बड़े इंपॉर्टेंट है ये। फाइनल अथॉरिटी लिखा है पार्लियामेंट्री मैटर्स पे। ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर आर्टिकल 93 होता है। इनको लोकसभा मेंबर्स ही इलेक्ट करते हैं, इनको तो पहली मीटिंग में कर लिया जाता है। इनको पहले 3 महीने में किया जाता है। ठीक है, थोड़े थोड़े से इंपॉर्टेंट नहीं है ना ये, ऐसे याद करो। क्लियर हो गई बात? अच्छा, स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा चला सकते हैं ये, लेकिन स्पीकर से नीचे नहीं है ये याद रखिएगा। ठीक है, मतलब ही इज नॉट इज सबॉर्डिनेट। वोट नहीं कर सकते हैं पहले इंस्टेंस में, वो अलग बात है। ये आपने देखा था, कास्टिंग वोट कर सकते हैं, ये सब मैं बता चुकी हूँ आपको। हाँ, और इनको हटाना हो तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी 14 दिन के नोटिस के साथ। इनके ऐसे कोई प्रोविजंस नहीं दिए हुए हैं। वैसे तो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं ऑपोजिशन पार्टी से, लेकिन कौन मान रहा है ये सब बातें आजकल? कोई भी नहीं। ठीक है, इनका जिक्र सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में किया गया था, तो ये वहां से आ सकते हैं। ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर क्या है? बेसिकली स्पीकर का बैकअप है। ठीक है, स्पीकर लोकसभा का बॉस है, जज है, रेफरी है, एम्पायर है, सब कुछ है, ऐसे याद कर लो। और डेप्यूटी स्पीकर वो सब्स्टिट्यूशन जो लगता था, टीचर आती थी ना क्लास लेने, स्पीकर नहीं है तो क्लास चला लेंगे, इस टाइप से। पैनल ऑफ चेयरपर्सन इन लोकसभा, सुनो है क्या। सबसे पहले अगर आपको दिमाग में चीज क्लियर है ना, तो मैं बता रही हूँ आप बहुत आराम से पेपर निकाल सकते हैं। एक्चुअली बच्चों के दिमाग में क्लियर ही नहीं होती चीजें, सब मिक्सअप कर रखा होता है, मिक्सअप नहीं करना। ठीक है, और स्माइल कर रहे हो कि नहीं कर रहे बताओ। जब स्पीकर हर समय मौजूद नहीं रह सकते हैं, तो उनकी मदद के लिए 10 मेंबर्स खड़े रहते हैं स्पीकर के, वो हैं ये सेना वाले। एक पैनल है इनका, ये पैनल ऑफ चेयरपर्सन लोकसभा की कार्यवाही कंडक्ट करते हैं। कौन बनाता है इनको, बताओ मुझे? इनको बनाते हैं खुद स्पीकर, खुद बनाते हैं उस पैनल को। पावर्स क्या है इनके पास? पैनल मेंबर्स प्रिजाइड कर सकते हैं लोकसभा मीटिंग जब प्रेसिडेंट का एड्रेस हो, मनी बिल हो या नो कॉन्फिडेंस हो, तब सिर्फ स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर ही प्रिजाइड करेंगे। ठीक है, कर सकते हैं ये, लेकिन इन सब चीजों में जो मैंने बोली उसमें तभी करेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर करेंगे। मतलब कि ये टेम्पररी प्रिजाइडिंग करते हैं, स्पीकर की जगह परमानेंट नहीं बन सकते ये। मान लो स्पीकर बीमार है, डेप्यूटी स्पीकर भी अवेलेबल नहीं है, तब इनमें से कोई मेंबर आ जाएगा और वो थोड़ा अपना हीरो बन के दिखा लेगा, ज्यादा नहीं। स्पीकर प्रोटेम ये आ सकता है, ये कभी नहीं आएगा पेपर में, श्योर हैं हम, श्योर। ठीक है, स्पीकर प्रोटेम, प्रोटेम वर्ड का मतलब क्या होता है? अस्थाई, फॉर द टाइम बीइंग होता है इसका मतलब। जब नई लोकसभा चुनाव के बाद बनेगी, तो परमानेंट स्पीकर चुनने से पहले भी तो हाउस की कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एक सीनियर मोस्ट एमपी को प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, काम क्या होता है? अरे भैया ओथ दिलवा दो, नवनिर्वाचित एमपी को ओथ दिलवा दो, लोकसभा का पहला सेशन कंडक्ट कर लो, नए स्पीकर के चुनाव को कंडक्ट कर लो। बात है ना कि पहली मीटिंग में, यहाँ पे पढ़ा था ना आपने, पहली ही मीटिंग में इनको चुनना होता है, तो वो मीटिंग में भी तो कोई बैठेगा ना, वो स्पीकर प्रोटेम होता है। ठीक है, 2019 की बात है ये। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के एमपी थे वीरेंद्र कुमार, 7 साल से एमपी थे मध्य प्रदेश से, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था जब तक ओम बिरला जी को नहीं चुना गया था। समझ में आ गई बात? अब इससे ज्यादा तो देखो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो पैनल, पैनल क्या है? पार्टनर है स्पीकर का। और प्रोटेम, प्रो से प्रोविजनल, बस ऐसे करके याद कर लो, क्या दिक्कत है? चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखिए, चेयरमैन तो अभी बताया वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, सिंपल सी बात है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यही होते हैं। मतलब वाइस प्रेसिडेंट बनने के जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट बने आप, ऐसे ही आप राज्यसभा के चेयरमैन बन गए। ठीक है, आर्टिकल 64 कहता है वाइस प्रेसिडेंट इज इक्वल टू एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, प्रेस इनकी पावर्स क्या होती हैं थोड़ी बहुत सुन लो। प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, ठीक है, बैठ के कंडक्ट कराना ये सब, जैसे लोकसभा में स्पीकर करते हैं। डिसिप्लिन मेंटेन रखना। इनकी इनके पास कोई कास्टिंग वोट नहीं होती। ठीक है, नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस अनलाइक स्पीकर, कोई कास्टिंग वोट नहीं होती इनके पास, वोट नहीं है, मतलब सिर्फ ऑर्डिनरी वोट दे सकते हैं जब वो हाउस के मेंबर हैं तब। कोई सर्टिफिकेशन पावर नहीं है जैसे उनके पास है मनी बिल वगैरह को सर्टिफाई करने की।
ये होते हैं ये सिंपली। और ये हटेंगे कब? जब ये वाइस प्रेसिडेंट के पद से हट जाएंगे। डेप्यूटी चेयरमैन कौन होते हैं? ये राज्यसभा के मेंबर्स अपने ही बीच में से किसी को चुन लेते हैं। आर्टिकल 89 क्लॉज 2 है। हाँ, ठीक है। रोल क्या है इनका? कुछ नहीं, चेयरमैन एब्सेंट है या वाइस प्रेसिडेंट बिजी हैं, जो भी, तो डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा को प्रिजाइड कर लेंगे। और राज्यसभा की सभी पावर्स मिलेंगी, मतलब एक्सेप्ट कुछ, वही बात है, सबऑर्डिनेट नहीं है। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है और कुछ नहीं। लीडर्स दिए हुए हैं कुछ। देखो, लीडर ऑफ द हाउस है सरकार का कैप्टन। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है विपक्ष, विपक्ष का कैप्टन। और ये जो विप है ना, ये है एम्पायर। बस इससे ऊपर चाहे रखो याद, चाहे मत रखो यार। लीडर ऑफ द हाउस कौन है? आप जानते हैं, सत्ता पक्ष का मुख्य चेहरा है भाई। लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर है, राज्यसभा में कैबिनेट मंत्री हैं। इनको लीडर ऑफ द हाउस बनाया जाता है। ठीक है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, ये सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी का नेता है। वो ऑपोजिशन ही नहीं बचा है तो फिर नेता कहां से बचेगा? शर्त यह है कि इनके पास 10% सीटें होनी चाहिए। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है इनके बारे में? सैलरी एक्ट है एक, उसमें ये लिखा हुआ है। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन का स्टेटस किसके बराबर होता है? यूनियन कैबिनेट मंत्री के बराबर। ठीक है। तो 2014 से 19 में तो कांग्रेस के पास सीटें थी नहीं इतनी। राज्यसभा में 2024 में आए थे वो, मल्लिकार्जुन खारगे खाड़गे करके जो थे। हाँ। विप क्या है? विप मैंने आपको बता दिया, पॉलिटिकल पार्टी का एक ऐसा ऑफिसर है जो पार्टी के एमपी एमएलए को डायरेक्शन देता है कि कैसे वोट करें, सदन में कैसे बिहेव करना है, हाउ टू बिहेव। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन्ड है, ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन पे बेस्ड है। इसमें और भी होते हैं, 1 लाइन विप, 2 लाइन विप, नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये रहा, कैबिनेट मंत्री के ये बराबर होते हैं। तो इतनी सी बात है जो मैंने आपको बताया, कैप्टन कैप्टन एम्पायर। ये कैप्टन, ये कैप्टन, ये एम्पायर है। ठीक है। तो यहीं तक ये क्लास को हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट से स्टार्ट करेंगे, सारे वर्ड्स का मतलब समझेंगे, सब कुछ करेंगे। आई होप आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से चल रही है, आप सारी चीजों को प्रिपेयर कर रहे हैं। लेक्चर देखने के बाद आप क्विज सॉल्व करें जरूर से, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि आपको समझ क्या आया। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप घटना चक्र को बहुत ही अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो आप ग्रंथ प्रोग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, अभी समय है। सौरभ सर और अंशुल सर ने बहुत ही अच्छे से वीडियो फॉर्मेट में इसमें पूरी घटना चक्र को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। जिनको अभी भी ये लगता है कि घटना चक्र से क्वेश्चन नहीं आते, वो आप देख सकते हैं रिसेंट बीपीएससी का पेपर जो हुआ है, उसमें कितने क्वेश्चंस पीवाईक्यू से सॉल्व हो सकते थे, कितने नहीं। और यहाँ तो आपको ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। बाकी और भी हमारे बूस्टर सीरीज ऑलरेडी यूट्यूब पे जारी है, आप रोज रिवाइज कीजिए। छोटे लेक्चर्स हैं, वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख लो, सुन लो आराम से बैठ के। मतलब ऐसा होता है ना कि 1 घंटा आपको अपने साथ बैठना है, तो उसमें आप बैठ के सुन लो, फॉलो करते रहें। पीडीएफ चाहते हैं तो वेबसाइट विजिट कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर फॉलो कर लीजिए, उसमें काफी वोटिंग भी चलती रहती है। जो आप लोग चाहते हैं उस हिसाब से चीजों का स्केड्यूल दिया जाता है। सो यू कैन डेफिनेटली टेक पार्ट इन दैट डेमोक्रेसी। कीप स्माइलिंग, अच्छे से पढ़ाई करो, रिवाइज करो, यू विल डेफिनेटली सक्सीड अगर एफर्ट्स ईमानदार होंगे तो। ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।